सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, हम बीएससी तृतीय वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जो हमने मैग्मा के बारे में चर्चा की पिछले अध्याय में, आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम मेल्ट का अध्ययन करेंगे। मेल्ट क्या है? मेल्ट जो होता है बेसिकली मैग्मा ही होता है, बट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पार्शियल मेल्ट एंड सॉलिड रेजिड्यू। ठीक है, उसमें आंशिक पिघले हुए पदार्थ भी रहते हैं, साथ ही उसके अंदर जो ठोस अवशिष्ट है वह भी पाया जाता है। यानी कि पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में नहीं रह करके आंशिक द्रव और आंशिक ठोस का जो मिश्रण होता है उसे हम मेल्ट कहते हैं। रादर देन अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, यानी कि दो द्रवों का यह मिश्रण न होकर के एक आंशिक द्रव तथा आंशिक ठोस का मिश्रण होता है। The melting of the crystal rocks reaches at a critical point where the melting converts the rock into crystal magma। कि जो भूपर्पटी की चट्टानें हैं उनके जब वो पिघलती हैं तो एक क्रांतिक बिंदु पर पहुंचती हैं, जहां पर मेल्टिंग के द्वारा जो चट्टान होती है वह क्रिस्टल रिच मैग्मा के अंदर परिवर्तित हो जाती है। ऐसा मैग्मा जिसके अंदर क्रिस्टल भी पाए जाते हैं। ग्रेनाइटिक मैग्मा रिप्रेजेंट्स लार्ज डिग्री ऑफ पार्शियल फ्यूजन ऑफ क्रिस्टल ब्लॉक्स। ग्रेनाइटिक जो मैग्मा होता है उसमें बड़ी मात्रा में जो क्रिस्टल ब्लॉक्स होते हैं, जो भूपर्पटी की चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं उनका आंशिक संगलन पाया जाता है। एंड इट हैज़ हाई विस्कोसिटी, इसकी उच्च विस्कासिता होती है। जो ग्रेनाइटिक मैग्मा होता है वह सिलिसियस होता है, और पूर्व कक्षा में आपको बताया गया था कि जो सिलिसियस मैग्मा की जो विस्कोसिटी होती है, डेंसिटी होती है, वह बेसाल्टिक मैग्मा से हाई होने के कारण यह ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाता। इस कारण वह इसलिए क्या कहता है कि जो ग्रेनाइटिक मैग्मा होता है वह अधिकांशतया क्या है कि गहराई पर ही मिलता है आपको, और गहराई पर मिलने के कारण टेम्परेचर इसका हाई रहेगा, और हाई रहने के कारण इसके कणों का आकार भी बड़ा होता है। इसलिए जब आप एक ग्रेनाइटिक चट्टान को देखते हैं तो आप पाते हैं कि उसके कणों का आकार काफ़ी बड़ा होता है। बिकॉज ऑफ विच द ग्रेनाइटिक मैग्मा असेंड्स एज लार्ज मासेस ऑफ प्लूटोन। इस विस्कोसिटी के कारण ही क्या होता है कि वह इंडिविजुअल रूप से नहीं जा करके एक बड़े बड़े प्लूटोन के रूप में ही एक बड़ी मात्रा में एक साथ ही ऊपर की ओर बढ़ता है, न कि इंट्रूजन के रूप में। जो बेसाल्टिक मैग्मा होता है उसके तो इंट्रूजन आपको दिखाई देते हैं आसपास की चट्टानों में, क्योंकि वह जो होता है वह बहुत ही मेल्ट फॉर्म में होता है, और उसकी विस्कोसिटी भी कम होती है। इसलिए क्या होता है कि वह आसपास की चट्टानों में इंट्रूजन के रूप में पहुंच जाता है। लेकिन सिलिसियस मैग्मा या बेसाल्टिक मैग्मा की विस्कोसिटी कम होने के कारण वह इंट्रूजन के रूप में नहीं पहुंच पाता। इसलिए क्या होता है कि वह एक साथ ही पूरा प्लूटोन मतलब एक जो मैग्मा होता है उसकी बड़ी मात्रा को हम प्लूटोन कहते हैं, एक लार्ज मास ऑफ प्लूटोन के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है ना? सो नॉट, इसलिए हाई विस्कोसिटी होती है। इसलिए क्या रहता है कि यह इरप्ट नहीं होता है, जैसे कि आप हवाई के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर बेसाल्टिक मैग्मा जो होता है वह इरप्ट हो रहा है, या फिर किसी वोल्केनो में बेसिकली क्या होता है कि जो बेसाल्टिक मैग्मा होता है जो इरप्ट होता है, जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वही इरप्ट होगा। विस्कोसिटी अधिक होने वाले मैग्मा का इरप्ट नहीं होते हैं।
ठीक है ना। द सिलिसिक मैग्मा विल केम अप फर्दर बाय स्टॉपिंग द रूफ। सिलिसियस मैग्मा जो होता है ना आगे की ओर बढ़ता है धीरे धीरे अपनी गर्मी के कारण। क्या होता है कि वह जो जो कंट्री रॉक होती है उसके ऊपर की जो चट्टानें होती है उनको क्या है कि पिघलाना शुरू करता है वह। इस प्रकार उनको धीरे धीरे क्षय करता है उनका, ठीक है ना। एंड थ्रू द क्रिस्टल रॉक्स, क्रिस्टल रॉक के माध्यम से वह ऊपर की ओर बढ़ता है। दिस कॉजेज द मेल्टिंग ऑफ द रूफ एंड द क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस। इसी धीरे धीरे ऊपर बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो रूफ होती है उसकी मेल्टिंग हो जाती है और जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलीकरण हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फॉर्म्स, टेक्सचर, स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक के फॉर्म क्या हैं, टेक्सचर क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या हैं, ठीक है ना। फॉर्म्स देखते हैं, इग्नियस रॉक के जो मैग्मा होता है वह किस किस फॉर्म में आपको मिल सकता है। ये तो कॉन्कॉर्डेंट फॉर्म होती है मैग्मा की और एक डिस्कॉर्डेंट फॉर्म होती है। कॉन्कॉर्डेंट फॉर्म जो होती है जब मैग्मा जो होता है वह जो बेडिंग के पैरेलल चल रहा है, जो चट्टानें हैं उनकी जो बेडिंग हो रही है उसी के यदि पैरेलल है मैग्मा का जमाव तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्कॉर्डेंट कहते हैं। और यदि यही मैग्मा जो सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर कोई भी चट्टान है उसके क्या आता है कि जो बेडिंग है उसके परपेंडिकुलर है या किसी एंगल पर है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्कॉर्डेंट कहेंगे, ठीक है ना। तो जब कॉन्कॉर्डेंट यदि होता है तो इंट्रूजन दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला है अनफोल्डेड और दूसरा है जेंटली फोल्डेड, ठीक है। अनफोल्डेड में आप देखिए सिल है, लेकोलिथ है और लेपोलिथ है। फिर जेंटली इनका वर्णन आगे आगे आएगा। फिलहाल तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लीजिए। जेंटली फोल्डेड में फैकोलिथ आता है, कॉन्कॉर्डेंट आता है और बैथोलिथ्स आते हैं, ठीक है। सिल भी क्या होता है कि पैरेलल ही होता है और लेपोलिथ भी पैरेलल होता है, लेपोलिथ पैरेलल होता है। डिस्कॉर्डेंट में आप देखिए डाइक, वॉल्केनिक नेक, कोन, शीट, रिंग डाइक। डिस्कॉर्डेंट बैथोलिथ डिस्कॉर्डेंट भी होता है, कॉन्कॉर्डेंट दोनों प्रकार का हो सकता है। स्टॉक, बॉसेस, कोनोलिथ। कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज़ पहला हम अध्ययन करेंगे सिल का। दीज बॉडीज रन पैरेलल और सब पैरेलल टू द स्ट्राइक ऑफ द बेडिंग। ये जो बॉडीज़ होती है वे बेडिंग की जो स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक आपको पिछली द्वितीय वर्ष की क्लास में आपको समझाया था कि जिस दिशा में जो एक्सटेंशन ऑफ रॉक हो रही है उसे हम स्ट्राइक ऑफ द आउटक्रॉप कहेंगे। यदि स्ट्राइक के पैरेलल या सब पैरेलल रन कर रहा है ये कोई बॉडी, मैग्मेटिक बॉडी, तो उसे हम कहते हैं कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज़। सिल उसका एक उदाहरण है। और एनी प्लेन ऑफ स्ट्रक्चर लाइक फोलिएशन और सिस्टोसिटी। और मेटामॉर्फिक रॉक आपने पढ़ी थी पिछले क्लास में, तो उसमें आपने फोलिएशन और सिस्टोसिटी प्लेन के बारे में अध्ययन किया था। उन प्लेन के अलॉन्ग यदि ये हो रहा है, यदि इसका जमाव है जो मैग्नेटिक बॉडीज है उसका जमाव हो रहा है तो निश्चित रूप से उसे हम सिल कहेंगे। समटाइम दीज बॉडीज़ मेक स्लाइटली डेविएशन फ्रॉम पैरेललिज्म। कभी कभी ये जो बॉडीज़ होती हैं उनमें हल्का विचलन देखने को मिलता है पैरेललिज्म से, यानी कि पैरेलल ना होकर के हल्की विचलित होती हैं। एंड मे कट द कंट्री रॉक एट एन एक्यूट एंगल, तथा कंट्री रॉक को एक एक्यूट एंगल पर ये काटती हैं। द कॉन्टैक्ट इफेक्ट ऑफ सिल विल बी सीन ऑन बोथ साइड्स। सिल जो होता है उसका कॉन्टैक्ट इफेक्ट यानी कि जो गर्म मैग्मा है जो सिल के रूप में जा रहा है उसका जो स्पर्श होगा, जब वह कंट्री रॉक को स्पर्श करेगा तो वह दोनों तरफ ही स्पर्श करेगा और उसका जो कॉन्टैक्ट इफेक्ट होता है वह दोनों तरफ ही देखा जाता है, यानी कि टॉप एंड बॉटम ऑफ द सिल। यानी कि सिल के टॉप पर भी कंट्री रॉक होगी और बॉटम पर भी कंट्री रॉक होगी।
यानी कि वो जलने का निशान कंट्री रॉक के अंदर, कॉन्टैक्ट इफेक्ट उसे ही कहते हैं। कि जब जो मैग्नेटिक बॉडी होती है किसी दूसरी जो कंट्री रॉक है उसको स्पर्श करती है तो निश्चित रूप से कंट्री रॉक तो जलेगी, उस जलने के निशान को हम कॉन्टैक्ट इफेक्ट कहते हैं। दिस आल्सो डिपेंड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द होस्ट रॉक और कंट्री रॉक। ये जो कॉन्टैक्ट इफेक्ट है वह वेरी करता है जो केमिकल कंपोजिशन है होस्ट रॉक या फिर कंट्री रॉक की। यदि केमिकल कंपोजिशन अधिक रिएक्टिव है तो निश्चित रूप से कॉन्टैक्ट इफेक्ट भी अधिक होगा। ठीक है ना। बस इस बारे में कार्बोनेट विल बी हाईली रिएक्टिव, जैसे कि कार्बोनेट बताएगा लाइमस्टोन है तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो तो। ठीक है ना। इन द केस ऑफ द आर्जिलेस रॉक्स देयर विल बी लॉकिंग इफेक्ट। आर्जिलेसियस रॉक के केस में लॉकिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी कि जो मैग्नेटिक बॉडी होती है वह क्या होता है कि एक जो भी आपके आर्जिलेस रॉक है उसके अंदर लॉक हो जाती है तो उसे हम लॉकिंग इफेक्ट कहते हैं। उसके अंदर चारों तरफ जो आर्जिलेस रॉक द्वारा घेर ली जाती है मैग्नेटिक बॉडी, इसे उसे लॉकिंग इफेक्ट कहते हैं। सिल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट बॉडीज, दे जनरली हैव अ फीडर डाइक। सिल्स जो होती हैं वे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ नहीं होती हैं, उनमें फीडर डाइक होती है। फीडर डाइक मतलब ये जो फीड होती रहती है उसको फीडिंग होती रहती है मैग्मा चैम्बर से। ठीक है, उसे हम फीडिंग डाइक कहते हैं। सेल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट बॉडीज़, जो होता है इंडिपेंडेंट नहीं होती, यानी किसी से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, यानी कि वो मैग्मा के स्रोत से जुड़ी हुई है। ठीक है, मैग्मा के स्रोत से किससे जुड़ी हुई है? फीडर डाइक के द्वारा। ठीक है ना, और वहीं से उसको मैग्मा मिलता है और आसपास की इस प्रकार आप देख सकते हैं यह पैरेललिज्म इसके अंदर पाया जाता है। यहाँ डाइक से होती हुई मैग्मा बाहर आता है और जो बेडिंग है उसके पैरेलल उसका जमा हो जाए तो उसे हम सेल कहते हैं। लैकोलेथ, ये भी कॉन्कॉर्डेंट बॉडी ही है। कॉन्कॉर्डेंट मतलब इसका जमाव बेडिंग के पैरेलल होता है। विच शोज़ डोमिंग अप स्ट्रेटा, जमाव पैरेलल हो जाता है और जो स्ट्रेटा होता है उसकी डोमिंग हो जाती है, यानी कि डोम शेप आकृति में इसका जमाव होता है। द क्रॉस सेक्शन इट लुक्स लाइक डोम्ड अप स्ट्रेटा विद द रूट। क्रॉस सेक्शन अगर आप देखें तो ये निश्चित रूप से एक डोम्ड अप स्ट्रेटा दिखाई देता है जिसमें एक रूट भी पाई जाती है। इन सम केसेस इफ़ द मैग्मा इंट्रूजन इज़ कंटिन्यूस, कुछ केसेस में यदि मैग्मा इंट्रूजन कंटिन्यूस होता है, द अपर पार्ट ऑफ द लैकोलिथ गैस फॉल्टेड। ठीक है ना, लैकोलिथ का जो अपर पार्ट होता है वह भ्रंशित हो जाता है, फॉल्टेड हो जाता है, ज़्यादा होने पर उसमें फॉल्ट आ जाता है। ठीक है ना। लैकस जो होता है, एक लैको का मतलब ही क्या आता है कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? कोन। लैकोलिथ व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप लुक्स लाइक एन इलिप्टिकल और बैन शेप्ड। ठीक है ना, अगर ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ये इलिप्टिकल दिखाई देता है या फिर बैन आकृति का दिखाई देता है। बैन मतलब उसको हथौड़ा भी कह सकते हैं। बैन मतलब हथौड़ा, बैन की आकृति का। हथौड़ा जैसे उपकरण होता है जिसे हम बैन कहते हैं। इस प्रकार यदि कोन की आकृति में यदि हो, या लेंस, इसे लेंस भी कह सकते हो आप। ठीक है ना, लैको का मतलब होता है लेंस। ठीक है, इस प्रकार एक इसमें भी फीडर डाइक होती है और इसका जो डोमिंग अब स्ट्रेटा आप देख सकते हैं, जो डोमिंग अब स्ट्रेटा हुआ है इस प्रकार। थर्ड देखिए लैपोलेथ, ये भी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसे अर्थ कहते हैं लेपस। लेपस का मतलब होता है बेसिन। ठीक है, यानी कि जो मैग्मा का जमाव बेसिन के आकृति में हो तो उसे हम लेपस कहते हैं। द स्ट्रक्चर फॉर्म्स ड्यू टू मैसिव इंट्रूजन फ्रॉम वेयर द सेंट्रल पोर्शन गिव्स द शेप ऑफ अ बेसिन। द स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू द मैसिव इंट्रूजन, यानी बहुत ज़्यादा मैसिव इंट्रूजन होता है, उसके कारण क्या होता है कि स्ट्रक्चर बनता है वेयर द सेंट्रल पोर्शन गिव्स द शेप ऑफ अ बेसिन। तो सेंट्रल पोर्शन जो होता है ना बेसिन की आकृति का हो जाता है।
बेसिन, जैसे वॉश बेसिन होता है और भी बेसिन होते हैं, ठीक है ना। तो इस आकृति का यदि हो जाए ना तो उसे हम क्या कहते हैं, लेपोलिथ कहते हैं। इट मे आल्सो डेवलप ड्यू टू द सैगिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी। इसमें यह भी हो सकता है कि जो बॉडी होती है उसकी सैगिंग हो जाती है। सैगिंग मतलब नीचे की ओर वह लंपिंग हो जाती है, झुक जाता है नीचे की ओर। धंसने से भी क्या आता है कि ये होता है, जिसे हम लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ मतलब बेसिन की आकृति में किसी भी मैग्मा का जमा हो जाना, उसे हम कहते हैं। फिर फैकोलिथ के बारे में आता है। इट्स नॉट वेरी सिंपल स्ट्रक्चर इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इग्नियस इंट्रूजन। ये एक सरल संरचना ही होती है, बहुत ही दुर्लभ रूप से हमें दिखाई देती है। इन दिस द क्रस्ट एंड ट्रफ आर ऑक्यूपाइड बाय इंट्रूसिव इग्नियस मटेरियल। इसमें क्या होता है कि जो शंख तथा गर्त होते हैं, हिंदी में अगर जिसको इंग्लिश में जिनको क्रैश एंड ट्रफ कहते हैं, वे इग्नियस मटेरियल द्वारा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। बिकॉज द ट्रफ एंड क्रस्ट आर वीक प्लेसेस। ट्रफ और ये जो होते हैं ना, वे वीक प्लेसेस होते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि इनका जमा हो जाता है, ठीक है ना। द लिम्स ऑफ अ फोल्ड विल बी अंडर कंप्रेशन। फोल्ड के जो लिम्ब होते हैं वे अंडर कंप्रेशन होते हैं। एंड व्हेन द इंट्रूजन टेक्स प्लेस, जब इंट्रूजन होगा तो निश्चित रूप से जो फोल्ड के लिम्ब होते हैं उनमें संपीड़न आपको देखने को मिलेगा। जब संपीड़न आपको देखने को मिलेगा तो फोल्ड में क्या होती है, क्रस्ट और ट्रफ दोनों ही होते हैं। यदि ऐसी जगहों पर जा कर के जहाँ पर क्या की जो ग्रेविटी होती है वह बहुत ही वीक होती है, ठीक है ना, तो उन जगहों पर जा कर के ये मैग्मा इकट्ठा हो जाता है और निश्चित रूप से वहाँ पर फैकोलिथ का निर्माण होता है, स्मॉल डायमेंशन। बिकॉज क्योंकि ये बहुत ही रेयर हमें दिखाई देते हैं, बहुत ही क्या है कि सूक्ष्म आकृति के होते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये इस प्रकार है, वेवी नेचर इसका हो सकता है। वहाँ पर क्रैश एंड ट्रफ के प्लेसेस पर ये एकत्रित रहता है। फिर बैथोलिथ के बारे में हम बात कीजिए। दीज आर द एरियाज ऑफ वेरी ग्रेट एंड ह्यूज इग्नियस बॉडीज़। ये बहुत ही क्या है कि ग्रेट और ह्यूज इग्नियस बॉडीज़ होती हैं दैट ऑक्यूपाई लार्ज एरिया, बहुत बड़े लार्ज एरिया के अंदर पाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिवाना का ग्रेनाइट हुआ, जालौर का ग्रेनाइट हुआ, ये बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पर जो कि बड़े बड़े प्लूटोन के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम बैथोलिथ भी कहते हैं, ठीक है ना। मैग्मा का बहुत बड़े इस एरिया में जमाव जो होता है उसे बैथोलिथ कहा जाता है। इनकी डेप्थ जो होती है, इनको पता नहीं है यहाँ से ओरिजिन कहाँ से होता है इनका, लेकिन डेप्थ इनकी बहुत ही अंदर तक होती है, इनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। बैथोलिथ आर रिप्रेजेंट इन माउंटेनियस रीजन। ये क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्र में आपको खूब दिखाई देते हैं। इफ़ दीज आर सब्जेक्टेड टू टेक्टोनिज्म, जैसे कि आपको जैसे कि सिरोही पर्वत है आदि, अरवल पर्वतमाला है, वहीं पर ही आपको देखने को मिलते हैं। आपको ये हिमालय पर्वतमाला के आसपास भी देखने को मिल जाते हैं, तो माउंटेन रीजन में देखने को मिलते हैं। इफ़ देर आर सब्जेक्टेड टू टेक्टोनिज्म, दीज देर विल बी इलोंगेटेड एंड देर विल बी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ फोल्ड। ये फोल्ड एक्सिस के पैरेलली इनका जमा होता है। बैथोलिथ्स आर कंसिडर टू बी ऑफ द सिन टेक्टोनिक एम्प्लेसमेंट, यानी कि इनका जब टेक्टोनिज्म हो रही होती है, जब प्लेटें टकरा रही होती है या एक दूसरे से दूर जा रही होती है, उसके साथ ही क्या आता है कि इनका निर्माण होता है। सिन का मतलब साथ में, जब टेक्टोनिज्म हो रही है, पोस्ट टेक्टोनिज्म उसे कहते हैं, जब टेक्टोनिज्म के बाद में प्री टेक्टोनिज्म उसे कहते हैं, टेक्टोनिज्म के पहले, और सिन टेक्टोनिज्म उसे कहते हैं जब टेक्टोनिज्म के साथ में मैग्मा का जमा हो रहा है, तो उसे हम सिन टेक्टोनिक्स एम्प्लेसमेंट ऑफ मैग्मेटिक बॉडीज़, जिसे हम प्लूटोन के रूप में जानते हैं। कंपोजिशन बैथोलिथ्स आर जनरली ग्रेनाइटिक टू ग्रेनोडायराइटिक, ठीक है। ये जो होते हैं वे रासायनिक संगठन के हिसाब से ये ग्रेनाइटिक या फिर ग्रेनोडायरेटिक होते हैं, ठीक है ना। द ओरिजिन ऑफ दीज इज़ स्टिल डिबेटेबल। इनका ओरिजिन जो है आज भी विवादास्पद है कि ओरिजिन कहाँ से होता है। द मार्जिन ऑफ बैथोलिथ्स आर जनरली एम्बेड। इनके जो मार्जिन होते हैं एम्बेड होती है। एम्बेड मतलब बहुत ही कटी फटी या बहुत ही वेवी मार्जिन्स इनकी होती है। ठीक है बच्चों, आज केवल कॉन्कॉर्डेंट बॉडी का ही और बात की हमने। अगले लेक्चर में हम डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़ ऑफ मैग्मा के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।